हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान क्लास 11 जो कि चैप्टर 5th है, जो कि एनसीईआरटी बुक है। आज हम पढ़ेंगे राइट्स को लेके, अधिकार। यानी हम देखें कि हमारे एक अधिकार है क्या। तो हम अधिकार देखते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में अधिकार है वो क्यों जरूरी है तथा अधिकार है वो क्या है। तो एक अधिकार के रूप में हम कह सकते हैं कि एक अधिकार है, एक दावा है। किसका दावा है? एक व्यक्ति का, जो कि किस पे दावा है? स्टेट पे। एक तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है किस प्रकार से अपने अधिकारों का है वो यूज़ करता है, किस प्रकार से अधिकारों की मांग करता है। हम देखते हैं, अगर हम अधिकार की बात करें तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानव अधिकार दिवस है, तो देखते हैं कि इसे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। यानी मानव के अधिकार को संरक्षण के लिए एक तरह से मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो अधिकार है उसका अर्थ क्या है, यानी राइट है वो किस राइट का अर्थ क्या है। तो हम राइट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अधिकार है वो किसी व्यक्ति द्वारा की गई एक मांग है। यानी अधिकार है एक व्यक्ति है वो डिमांड करता है। वो डिमांड किससे करता है? यानी किसी भी स्टेट से। तो एक व्यक्ति है वो डिमांड करता है अपने अधिकारों के लिए, जिसे सार्वजनिक कल्याण को देखते हुए, यानी सार्वजनिक कल्याण को देखते हुए समाज है उसको स्वीकार करता है। यानी सार्वजनिक कल्याण के लिए एक व्यक्ति अपना किस प्रकार से इन अधिकारों का यूज़ करके किस प्रकार से अपना विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो जो कि समाज भी है इन अधिकारों को है वो स्वीकार करता है। और राज्य भी, साथ ही साथ जो राज्य भी है, स्टेट भी है, इन अधिकारों को मान्यता देता है। तो वो मांग अधिकार है ये बन जाती है। अगर हम देखें तो जो अधिकार है वो एक तरह से एक व्यक्ति द्वारा की गई मांग है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है तथा राज्य उसे मान्यता देता है, और आगे जाके ये एक मांग है, डिमांड है, वो अधिकार बन जाती है। यानी समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती। कहने का अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति है अगर अपने अधिकारों की डिमांड नहीं करेगा सोसाइटी से, स्टेट से, तो उसे बिना डिमांड के अपने कोई भी अधिकार है वो नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा RTE है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो हम उसमें देखते हैं कि एक तरह से व्यक्तियों द्वारा है, एक सिविल सोसाइटी द्वारा है, नागरिक समाज द्वारा है, किस प्रकार से स्टेट से मांग की गई कि जो भी राज्य की संस्थान है, जो भी स्टेट के जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसमें किस नागरिकों की सूचना तक है वो पहुंच होनी चाहिए। व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो पता कर सके कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी कार्य हो रहे वो किस प्रकार से हो रहे हैं, तथा तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अधिकार है वो एक तरह से है वो डिमांड के द्वारा है व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जो कि ये समाज में बिना डिमांड मांगे, बिना मांगे ये स्वीकृति समाज में नहीं मिलती, और ना ही एक अधिकार का रूप है वो ले पाती है। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, यानी हम यूनिवर्सल देखते हैं कि डिक्लेरेशन क्या है मानव अधिकारों को लेके। तो हम देखते हैं कि विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार है वो नहीं मिले हैं। अगर हम राइट्स को देखें तो ऐसे भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो नागरिक है, जो सिटीजनशिप है, उन्हें अभी तक है पूर्ण अधिकार है वो नहीं मिले। इसी दिशा में 10 दिसंबर को 1948, यानी 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया है। यानी हम देखते हैं कि जो UNO है वो मानव अधिकार को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको लागू करता है मानव अधिकारों को लेके किया गया। हम आगे देखते हैं कि अधिकार है वो क्यों आवश्यक है, अधिकार है वो क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अधिकार है क्यों जरूरी है। तो देखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी हो कि व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहे वो व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से है वो कर सके बिना हस्तक्षेप के। ऐसी गरिमा की सुरक्षा हो, गरिमा की सुरक्षा के लिए है वो अधिकार है जरूरी है। ऐसे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उस वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। तीसरा कि व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए, कि जो भी व्यक्ति की प्रतिभा है, जो भी इंटरेस्ट है, रुचि है, क्षमता है, जो भी व्यक्ति कर सकता है उसको विकसित करने के लिए बिना दबाव के उसे स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, जो कि अधिकार है इसके लिए ज़रूरी है।
ऐसे हम अगला देखते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, कि व्यक्ति है वो एक तरह से उसका जो संपूर्ण विकास है उसके लिए अधिकार है वो जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति है, अगर उसे बिना अधिकार के छोड़ दिया जाए तो वो एक अधिकार रहित व्यक्ति है, वो तो पिंजरे में बंद तोते के समान है, जो कि एक व्यक्ति तो है, एक व्यक्ति का जीवन जी रहा है, लेकिन उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई भी समानता नहीं है, कोई भी अधिकार, यानी कहा जाए तो कोई भी उसके पास, एक व्यक्ति के पास कोई राइट नहीं है कुछ भी करने का। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अधिकार है वो किस प्रकार से हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए है वो किस प्रकार से जरूरी हो जाता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट कि अधिकारों की उत्पत्ति यानी हम देखते हैं कि अधिकारों का शुरुआत कहाँ से हुई, विकास कहाँ से हुआ। एक व्यक्ति के लिए अधिकारों की हम शुरुआत देखते हैं कहाँ से हुआ, तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कौन कौन से उसके नेचुरल राइट्स होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है एक तरह से ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं, यानी एक शुरुआती अधिकार माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं आधुनिक युग में, जो कि आधुनिक युग में देखें तो प्राकृतिक अधिकार है वो अस्वीकार्य मानव सामाजिक कल्याण की दृष्टि से है वो महत्वपूर्ण, ये अधिकार है वो हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अधिकारों के प्रकार क्या क्या हैं, यानी टाइप्स ऑफ राइट्स कितने प्रकार के हैं, अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला है प्राकृतिक अधिकार, यानी जो नेचुरल राइट्स है, यानी जो हमने पढ़ा कि जन्म के समय मिला अधिकार, यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस समय उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा कि उसके पास जीवन जीने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ लिबर्टी, स्वतंत्रता, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, साथ ही जो संपत्ति है, ये तीनों जो अधिकार है वो एक तरह से प्राकृतिक अधिकार है वो माने जाते हैं एक व्यक्ति के। ऐसे हम आगे देखते हैं कि जो नैतिक अधिकार, जो एथिक्स राइट्स होते हैं, नैतिक अधिकार है वो क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार, यानी एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि क्या एक नैतिक नज़रिए से जरूरी है, यानी होता है एक व्यक्ति के रूप में। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा अधिकार है। तो हम देखते हैं कि माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार और एक सच्चा चरित्र और आदर का भाव, यानी ये जो अधिकार होते हैं ये नैतिक अधिकार है वो माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं कानूनी अधिकार, यानी लीगली राइट कौन कौन से होते हैं, जिन्हें कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य ने कानूनी है वो मान्यता दी है, यानी जो स्टेट है उसने कानूनी यानी लीगल उसे मान्यता दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो राज्य ने कानूनी मान्यता दी है, यानी जो स्टेट है वो किस प्रकार से कोई कानून बना के उनको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी मंजूरी देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य ने कानूनी उन्हें मान्यता दे रखी है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से ये वो अधिकार है कि जिन्हें कानूनी मान्यता मिली है। तो हम देखते हैं कि वो पहला मौलिक अधिकार, यानी जो एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि भारतीय संविधान द्वारा है वो एक व्यक्ति को है वो दिए गए हैं। तो हम वो अधिकार देखते हैं जो कि राज्य ने मान्यता दिया है इन अधिकारों को। तो हम उसमें फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं कि क्या क्या वो अधिकार है। तो हम इनमें देखते हैं कि स्वतंत्रता, यानी एक किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की है वो स्वतंत्रता है, व्यक्ति पे कोई भी है वो बंधन नहीं है। तो स्वतंत्रता हम देखते हैं। ऐसे हम समानता देखते हैं कि एक व्यक्ति है वो समान है, वो किस रूप से समान है, जो भी अन्य एक समाज में जिस प्रकार सभी व्यक्ति समान है, वैसे एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी है, वो भी है वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में समान है। तो किस प्रकार से एक समानता का व्यवहार, फॉर एग्जांपल की बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार में जो कानून है वो सभी के लिए कानून है वो सेम होते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल आदमी है, कोई एक आम नागरिक है और दूसरा कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, तो दोनों के लिए जो कानून है वो एक तरह से समान होते हैं। आगे हम देखते हैं जो तीसरा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमने अपने मौलिक अधिकार में ये सारे अधिकार है वो
पढ़े थे, तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार में देखते हैं कि जो एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति है उसका शोषण है वो नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अधिक घंटे काम लेना और जो वेतन है उसका कम दर देना, तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे हम आगे देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी एक व्यक्ति है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, अपनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे हमने देखा कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में देखा कि कोई भी व्यक्ति है वो एक अपना शिक्षा संस्थान है वो चला सकता है, अपनी संस्कृति शिक्षा को है वो बढ़ावा दे सकता है कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय। तो हमने जिक्र किया कि एक मौलिक अधिकार, दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक अधिकार है, यानी जो पॉलिटिकल जो राइट्स है वो क्या क्या है एक व्यक्ति को। तो हम देखते हैं कि मत देने का अधिकार, यानी जो हमें राइट टू वोट है, यानी वोट देने का अधिकार है, वो एक तरह से हमारा राजनीतिक अधिकार है कि कोई भी समाज का जो भी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट के लिए एलिजिबल हो जाता है, वोट है वो दे सकता है। तो मत देने का अधिकार, साथ ही साथ निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ऐसे हम देखते हैं कि सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें कोई भी सरकारी पद है वो प्राप्त करने का अधिकार, यानी ये राजनीतिक अधिकार हमारे माने जाते हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं कि जो नागरिक अधिकार हैं, तो नागरिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी एक देश का नागरिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि कोई भी एक यूपी का नागरिक है वो महाराष्ट्र में जाके घूम जा सकता है, वो पंजाब में जाके रह सकता है, वो तमिलनाडु में जाके रह सकता है, यानी भारत के किसी भी राज्य में है वो आ जा सकता है। यानी एक तरह से वो बिना किसी रोक टोक के कहीं भी किसी स्टेट में एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के है वो आ जा सकता है, घूम फिर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक देश में नागरिक है वो कहीं भी आ जा सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है अपने विचार है वो अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे कोई भी माध्यम हो, लिखित माध्यम हो या अलिखित माध्यम हो, तकनीक के माध्यम से है वो अपने विचार है वो अभिव्यक्त है वो कर सकता है। ऐसे हम आगे देखते हैं कि जो आर्थिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार में हम देखते हैं कि काम करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी काम है व्यवसाय है कर सकता है। साथ ही साथ संपत्ति करने का अधिकार है, संपत्ति खरीदने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति है वो देश में राज्य में कहीं भी अपनी संपत्ति है प्रॉपर्टी है उसे परचेज है वो कर सकता है, खरीद सकता है। तो जो हमने ये राइट्स पढ़े, जो मौलिक अधिकार पढ़े, जो राजनीतिक अधिकार पढ़े और नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, तो ये अधिकार है ये स्टेट है एक तरह से मान्यता देता है, ना कि सोसाइटी मान्यता देता है, स्टेट है वो मान्यता देता है इन अधिकारों को। किसके लिए? जो राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए। आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि अधिकारों की दावेदारी, अधिकारों की दावेदारी से अभिप्राय है कि अधिकारों की है किस प्रकार से दावेदारी है वो की जाती है। तो हम देखते हैं कि कुछ हमारे अधिकार हैं, जैसे हम कहते हैं कि सार्वभौम अधिकार यानी सार्वभौमिक अधिकार। ऐसे हम देखते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इन अधिकारों पे दावेदारी है वो की जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ क्रियाकलाप है जिन्हें अधिकार है वो नहीं माना जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि वह क्रियाकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं, यानी हमने पढ़ा कि हमें स्वतंत्रता भी है, हमें अधिकार भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई भी गलत चीज़ है वो एक व्यक्ति है वो कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं नागरिक को या दूसरे व्यक्ति को है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान होता है, यानी जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, उनके स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए नुकसानदेह है, उनको कहीं ना कहीं है वो रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे धूम्रपान है, ऐसी नशीली या जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन है, इन सबको रोका जा सकता है। कहीं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति और साथ ही साथ समाज पे कहीं ना कहीं नुकसानदेह है वो होते हैं। आगे हम देखते हैं कि अधिकार और राज्य, यानी अधिकार है और राज्य है वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो हम देखते हैं, समझते हैं कि अधिकार है वो एकमात्र राज्य की सृष्टि है, यानी अधिकार है वो किनसे हमें मिलता है, वो हमें मिलता है राज्य से, यानी स्टेट है उसको अधिकार को है
वो एक तरह से लीगली तौर पे बनाता है। ऐसे हम देखते हैं कि किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं जब तक उससे राज्य मान्यता ना दे। यानी कोई भी, हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी अधिकार है वो जब तक अस्तित्व में नहीं है, जब तक उसे यूनिवर्सल नहीं माना जाएगा, जब तक उसे नहीं माना जाएगा इम्प्लीमेंट, तब तक कि उसे जो स्टेट है वो मान्यता ना दे, उसे इम्प्लीमेंट ना करे या अपनी मंजूरी है वो ना दें। ऐसे हम तीसरा देखते हैं कि राज्य है वो अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है। यानी स्टेट है वो समय समय पर जो हमारे जो व्यक्ति के राइट्स हैं उनको समय समय पर शक्तिशाली बनाता है और दुरुपयोग होने पे रोकता भी है। यानी स्टेट है राइट्स को हमारे राइट्स देता है और साथ ही साथ उसे दुरुपयोग होने से बचाता भी है, रोकता भी है। ऐसे हम देखते हैं कि अधिकारों की रक्षा है वो राज्य का दायित्व है। यानी अधिकारों की रक्षा करना है वो राज्य का दायित्व है। का अभिप्राय ये है कि जो भी हमने पिछले स्लाइड में हम पढ़े अधिकार, हमें मौलिक अधिकार, आर्थिक, नागरिक, यानी जो भी ये अधिकार हैं एक तरह से कहीं ना कहीं इन अधिकारों की जो सुरक्षा है, उनकी रक्षा है वो राज्य है वो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो राज्य है वो एक व्यक्ति को क्या अधिकार देता है कि सभी जो भी 18 या उससे अधिक उम्र के जो भी लोग हैं वो वोट है वो दे सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं इसका हनन होता है तो स्टेट है ऐसे अधिकारों की है वो रक्षा करता है स्वयं। यानी स्टेट का ये दायित्व है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं कि अधिकार है यानी राइट्स है और शक्तिशाली कैसे हो, यानी जो हमारे अधिकार हैं उनको और पावरफुल कैसे बनाया जा सके। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या इसके स्रोत है। तो हम देखते हैं कि संविधान लिखित हो, यानी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैं ये चीज़ें हैं, ये मेंशन हो, पहले से बातें हैं संविधान में वो लिखी गई हो, किसको लेके, अधिकारों को लेके कि एक व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है वो होंगे, ताकि इसका कोई स्टेट है इसमें इंटरप्ट ना कर सके, कोई दुरुपयोग ना हो, इसका हनन ना कर सके। ऐसे हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो बिना किसी दबाव के जो भी अधिकार है, जो व्यक्ति के अधिकार है उनका संरक्षक हो, यानी उनकी व्यक्ति के अधिकारों की है वो रक्षा करे, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे हम देखते हैं कि संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन हो, यानी कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो सरकार हो वो संघात्मक हो, यानी संघों से मिलकर बना हो, संघात्मक व्यवस्था हो जहाँ पे ना तो संघ को है ज़्यादा पावरफुल हो, वो ज़्यादा पावरफुल ना हो। ऐसे हम शक्तियों को विभाजन से अभिप्राय समझते हैं कि जो पावर्स क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कौन से ऐसे पावर्स है जिनका यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कौन से ऐसे पावर्स है जिनका यूज़ है स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, शक्तियों का विभाजन हो। ऐसे हम देखते हैं कि स्वतंत्र प्रेस, यानी जो हमारी जो मीडिया है वो एक तरह से स्वतंत्र हो, अपनी बातें हैं वो स्वतंत्र रूप से सरकार के बिना भय या दबाव से है अपनी बातों को सोसाइटी में, समाज में है वो निष्पक्ष रूप से रख सके, कोई भी बातें है उसे कर सके। आगे हम देखते हैं कि जनता की जागरूकता हो, यानी जो व्यक्ति भी है, जो इंडिविजुअल्स भी है वो भी एक तरह से अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो कि उनके एक राइट्स एज ए पर्सन उन्हें क्या क्या अधिकार हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड करवाता है। तो जनता की भी जागरूकता हो, साथ ही साथ राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो, राज्य का है वो नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो। अभिप्राय ये है कि जो स्टेट है उसका जो नागरिक के जो आंतरिक मामले हैं, फॉर एग्जांपल की बात करें कि कोई नागरिक है, सिटीजनशिप है, उसके पर्सनल कोई भी मामले में भी मामला है उसमें स्टेट है वो कोई हस्तक्षेप ना करे। आगे हम देख रहे हैं कि यदि राज्य है वो अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे ये अधिकार भी प्राप्त होता है कि वो अधिकारों के दुरुपयोग को रोक सके। यानी हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो राइट्स है ये हमें एक स्टेट से मिलते हैं, स्टेट इनको प्रोवाइड कराता, देता है, अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इन अधिकारों का मिसयूज़ होने से किस प्रकार से है बचाया जा सके तो स्टेट ये भी तय करता है। इसलिए जो संविधान का अनुच्छेद यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, जो कि हमने मौलिक कर्तव्य भी देखा तो उसका वर्णन है वो किया गया है। आगे हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य कि किस प्रकार से जो हमारे एक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, और जो कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, यानी राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या
किस प्रकार से संबंध है, तो हम देखते हैं कि जो अधिकार और कर्तव्य है वो दोनों एक ही तरह से दो पहलुओं से जुड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अपना राइट्स मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी है एक स्टेट के प्रति। तो ये दो एक ही पहलू के अधिकार हैं जो दूसरा पहलू है, यानी एक इसमें पहला पहलू है वो अधिकार और दूसरा पहलू है कर्तव्य। यानी समाज में हमें जो भी अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो भी हमें अधिकार चाहिए उसका कहीं ना कहीं हमें कुछ कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य भी होते हैं, ताकि हम अपने अधिकारों को उनका उपयोग कर सकें, उनकी रक्षा है वो कर सकें। आगे हम देखते हैं कि कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ क्या होती है। यानी एक तरह से फंडामेंटल, हमने जिस प्रकार पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ड्यूटीज़ क्या हैं, एक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के रूप में। तो हम कर्तव्य को समझते हैं कि जो कर्तव्य है ये अंग्रेजी शब्द ड्यूटी शब्द से बना है, जैसे डेप्ट से बना है, जिसका अर्थ है कि ऋण। यानी राज्य है वो नागरिकों को अधिकार के रूप में देता है, तो ये अधिकार नागरिक पर एक विशेष प्रकार से ऋण है जो इसको चुकाने के लिए जो नागरिक है वो कर्तव्यों का है वो पालन करता है। यानी स्टेट है वो एक व्यक्ति को जब अधिकार देता है तो कहीं ना कहीं वो नागरिकों को एक मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की भी राय है, वो समझता है कि नागरिक है वो मौलिक जो कर्तव्य है उनका भी पालन करेंगे। यानी मनुष्य के अधिकारों को दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता देना है, एक तरह से कर्तव्य है वो माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि कर्तव्य के प्रकार कितने हैं, यानी कितने प्रकार के कर्तव्य होते हैं ड्यूटीज़। तो हम देखते हैं कि इसमें नैतिक कर्तव्य, यानी नैतिक कर्तव्य जो कि एक तरह से एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, यानी अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य, यानी जो अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको साफ सफाई यानी स्वच्छ रखने का कर्तव्य है। साथ ही साथ बच्चों को उचित शिक्षा, यानी जो भी बच्चे हैं उनकी अपने बच्चों को उचित शिक्षा है देने का भी कर्तव्य है। साथ ही साथ जो माता पिता वो बुजुर्गों हैं उनकी भी सेवा करने का, यानी ये जो कर्तव्य एक तरह से एक नैतिक कर्तव्य है ये माने जाते हैं। साथ ही साथ सामाजिक नियमों का पालन करना, यानी जो भी सोसाइटी में जो भी नियम है उनका पालन करना। ऐसे हम देखते हैं कि परिवार की आवश्यकताओं की है उनकी पूर्ति करना। आगे हम देखते हैं कि कानूनी कर्तव्य कौन कौन से हैं, यानी लीगली कर्तव्य क्या है। तो हम देखते हैं कि संविधान का है सम्मान करना, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का उसका सम्मान करना। साथ ही साथ जो भी राष्ट्रीय ध्वज है यानी नेशनल फ्लैग है किसी देश का और राष्ट्रीय गान है उसका, नेशनल एंथम है उसका सम्मान करना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जो भी स्टेट में कानून लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन करके रखना। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी ऐसा व्यवस्था ना करना जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हो वो उसका दुरुपयोग हो। ऐसे नियमित रूप से कर देना, यानी जो टैक्स है एक व्यक्ति देता है, टैक्स पे करता है, उसे नियमित रूप से देना। ऐसी जो राष्ट्रीय संपत्ति यानी जो भी गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी है तो उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेज है, गवर्नमेंट्स या हॉस्पिटल्स हैं, तो जो भी पब्लिक लैंड्स है या पब्लिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना गवर्नमेंट की। ऐसी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि देश की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी प्रयोग करना, कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो भी संसाधन है उनका कम से कम उपयोग करना और ओजोन परत की हिफाजत करना। तो ये जो कर्तव्य है एक तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि एक तरह से ये हमारे जो कर्तव्य है ये कानूनी एक तरह से कर्तव्य है वो माने जाते हैं, जो कि व्यक्ति के लिए है वो जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि कर्तव्य और अधिकारों को अगर हम देखें, कर्तव्य व अधिकारों को हमने देखें तो हम कह सकते हैं कि अधिकार व कर्तव्य यानी अधिकार और कर्तव्य का नज़दीकी संबंध है। वो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते, यानी अधिकार है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति है वो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता। यानी अगर स्टेट है एक तरह से कोई राइट्स देता है व्यक्ति को, अधिकार देता है, तो वो तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक एक व्यक्ति है वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देखें कि हमें राइट है कि राइट टू एजुकेशन, यानी हम स्कूल में है वो जाके शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि
ऐसे हम देखते हैं कि जो कर्तव्य है एक दायित्व है, यानी जो ड्यूटीज है वो एक हमारा दायित्व है जो दूसरे को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है। आगे हम देखते हैं कि मानवाधिकार से अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति के रूप में मानव के क्या क्या अधिकार हैं, यानी हम जो पीछे हम पढ़ें इसे कह सकते हैं कि वो मानवाधिकार है, यानी एक व्यक्ति के अधिकार हैं, यानी इन अधिकारों का हनन होता है तो अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति है वो सीधे जाके है वो कोर्ट में जाके अपील दायर कर सकता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि इन अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्य है वो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों को है वो देता है। तो हम कुछ नए मानवाधिकार देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि देश में नए खतरे और चुनौतियों के उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूची, यानी देश में जो समय समय पर जो खतरे जो उभर के या चुनौतियां हमें देखने को मिलती है तो उसके लिए एक मानवाधिकारों की सूची बनाए जाना जरूरी है। साथ ही साथ स्वच्छ वायु और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ वायु और सुरक्षित पेयजल यानी पीने का जो पानी है तथा टिकाऊ विकास का अधिकार। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार का दावा, यानी एक व्यक्ति है वो सूचना का अधिकार यानी RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है उस पर दावा करना। साथ ही साथ जो महिला सुरक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, साथ ही साथ समाज के जो कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करना, ऐसे बच्चों को खाद्य संरक्षण यानी फूड सिक्योरिटी और शिक्षा का जो अधिकार है, ये नए मानवाधिकार यानी एक व्यक्ति के अधिकार के रूप में उभर के सामने हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कुछ नए मानवाधिकार हैं, यानी व्यक्ति के लिए ये जरूरी है और एक व्यक्ति के अधिकार हैं जो हम देखते हैं। हमने पढ़ा कि स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, टिकाऊ विकास का अधिकार यानी नए मानवाधिकार है, ये हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि मानवाधिकारों की कीमत से अभिप्राय ये है कि मनुष्यों की सतत जागरूकता, यानी मनुष्य है जो व्यक्ति है उसका मानवाधिकारों का अपने अधिकारों का एक सतत जागरूकता होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कहीं ना कहीं मानवाधिकार का है वो कहीं ना कहीं है वो हनन होता है, यानी मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है। यानी कहने का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति के अधिकार हैं तो उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो सकता, व्यक्ति को बिना बताए है वो मनमाने रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति है जो कि निर्दोष है, जिसने चोरी नहीं किया, तो उसे ये कह कर नहीं कहा जा सकता, उसे नहीं झूठे केस में आरोप में नहीं फंसा जा सकता, गिरफ्तार किया जा सकता कि आपने चोरी की है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गिरफ्तारी है वो एक उचित कारण के द्वारा ही होना चाहिए, अनुचित रूप से है वो गिरफ्तार है किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। ऐसे हम आगे देखते हैं कि अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं है, कि कोई भी अपराध है अगर उस पर आरोप लगता है कि आपने चोरी की है या आपने किसी की हत्या की है या आपने डाका डाला है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने जो अपराध है उस पर स्वीकार करने के लिए है उस पर उत्पीड़न है, यानी उस तरह से फोर्स है व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, अपने ही खिलाफ अपनी गवाही है वो देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं कि नागरिकों के लिए आवश्यक है कि ये सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। यानी एक व्यक्ति के तौर पे भी देखा जाता है, कहा जा सकता है कि जो भी अधिकार है या स्वतंत्रता है उनको बनाए रखें, उनका दुरुपयोग है वो ना करें। आगे हम देखते हैं कि दावे का अभिप्राय ये है कि क्लेम करना, किसी चीज़ की है वो क्लेम करना। तो दावे क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो दावे होते हैं वो वास्तव में व्यक्ति की मांगे होती है, यानी डिमांड्स करना, क्लेम करना यानी डिमांड्स करना की मांग करना। जो मांगे हैं वो नैतिक या सामाजिक पक्ष में उचित हो, यानी ऐसी चीज़ें डिमांड करना जो कि एक नैतिक रूप से सही हो या सामाजिक रूप से है वो सही हो, जिनको समाज है वो स्वीकार करता हो, यानी ऐसी चीज़ों की डिमांड करना, यानी ऐसे पक्ष है उनकी डिमांड करना जो कि एक नैतिक या सामाजिक रूप से है ये सही हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी समस्या जो कि पूरे सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी हो, एक नैतिक रूप से भी प्रभावी हो, तो उनकी मांग करना
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो हम बता सकते हैं कि कोई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे सीवर व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जो स्ट्रीट पर जो लाइटें हैं उसकी व्यवस्था नहीं है, तो उनकी डिमांड करना तो ये कहीं ना कहीं नैतिक या सामाजिक पक्ष से सही माना जा सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि व्यक्ति की प्रत्येक मांगे हैं वो दावे नहीं हो सकती, यानी जो भी व्यक्ति डिमांड करता है, मांग करता है, वो सभी को हम एक तरह से दावा है वो नहीं कह सकते। केवल उस मांग को अधिकार का दर्जा दिया जाता है, मांग है वो राज्य द्वारा स्वीकार या लागू किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के प्रत्येक मांगे दावे है वो डिमांड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल की बात करें कि कोई व्यक्ति है वो पर्सनली अपने इंडिविजुअल के लिए डिमांड करता है कि हाँ मुझे है झुग्गी से एक ऐसा मकान दे दो जहाँ पे मैं रह सकूँ, तो कहीं ना कहीं है वो ये डिमांड है, कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है वो एक तरह से जो मांग कर रहा है वो दावा है वो व्यक्ति का नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल उस मांग का अधिकार का दर्जा दिया जाता है, यानी कुछ केवल वही डिमांड्स को जो माना जाता है जो कि राज्य है उनको स्वीकार करता है और लागू करता है। आगे हम देखते हैं कि अधिकार और दावे में अंतर क्या होते हैं। तो अधिकार और दावे में हम अंतर देखेंगे तो सभी दावे हैं वो अधिकार नहीं होते, यानी जो भी दावे एक व्यक्ति करता है वो अधिकार है, वो राइट्स, यानी जो भी डिमांड करता है व्यक्ति है वो राइट्स है वो नहीं होते, परंतु सभी राइट्स हैं वो दावे होते हैं, यानी जो भी अधिकार है वो दावे होते हैं। ऐसे जो अधिकार है वो दावे हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी अधिकार जो है वो दावे हैं जो कि राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है वो होता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो दावे होते हैं वो राज्य के संविधान द्वारा गारंटी नहीं, मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा है वो होते हैं, यानी जो दावे होते हैं वो राज्य के संविधान द्वारा गारंटी नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा है वो होते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अधिकारों को लेके बात की, जो कि हमने समझा कि किस प्रकार से अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या हैं, साथ ही साथ दावे डिमांड्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन सारी बातों को है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।